Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज हमारा aldehyde ketones, I mean carbon compounds, इसका सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में जो जो चीजें हम पढ़ेंगे उसमें पहले हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल या कार्बोनाइल कार्बोनिल ग्रुप, इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको एंटीटेस पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए, जरा उसकी तरफ आए। कार्बोनिल ग्रुप में मेरे पास ये C डबल बॉन्ड ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें देखें ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज द पाई बॉन्ड। इसका मतलब हुआ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और दूसरा पाई। अब एंटीटेस क्या कहता है? एंटीटेस कहता है कि आपको कार्बन ऑक्सीजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। तो कार्बोनिल ग्रुप में ये जो कार्बन है दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये याद रखना है कि ऑक्सीजन भी यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये याद रखना है, कार्बन sp2 एंड ऑक्सीजन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन sp2, ये तो आपसे एफएससी में भी पूछा जाता है ना कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आंसर sp2। अब एंटीटेस कहता है कि आपको ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन का भी पता होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो सिग्मा बॉन्ड है इट इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक sp2 कार्बन का, दूसरा sp2 ऑक्सीजन का, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड बना। अब ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3। एक तो इसने कार्बन के साथ ओवरलैपिंग में यूज कर दिया, एक इसका इधर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा जिसमें लोन पेयर, एक इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर आएगा जिसमें लोन पेयर। तो ये sp2 ऑक्सीजन का, sp2 ऑक्सीजन का, और तीसरा ये। अब ऑक्सीजन के पास भी एक 2p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन के पास भी एक 2p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में यू विल हैव अ पाई बॉन्ड, यानी दिस पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन इज फॉर्म ड्यू टू 2p ओवरलैपिंग ऑफ बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। इसके साथ ही साथ ये कार्बन जो है, ये कार्बन के भी इस तरह तीन sp2, एक ये sp2, एक इधर sp2, एक इधर sp2, तो और एक इसका 2p जो इसने ओवरलैपिंग के साथ यूज कर लिया। एक तो ये बात आनी चाहिए, यानी आपको ना पहला पॉइंट जो याद होना चाहिए वो कार्बन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। दोनों जो है वो sp2 है। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन में ये जो डबल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड किस किस की ओवरलैपिंग से बना, पाई बॉन्ड किस किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना। दूसरी बात जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि इसका ओवरऑल ज्योमेट्री क्या है। अगर आप ज्योमेट्री की बात करेंगे, अगर कार्बन sp2 है तो फिर हमारे पास ये जो बनेगा ये ट्राइएंगुलर प्लेनर होगा। यानी दूसरी बात जो याद रखनी है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इट हैज ट्राइएंगुलर, स्टूडेंट ट्राइएंगुलर भी कह लो, ट्राइगोनल भी कह लो, बात एक ही है, ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। अच्छा, तीसरी जो बात आपने याद करनी है वो क्या बोला, वो ये है कि सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और यहां कार्बन चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लिहाजा यहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 के करीब है। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, सो ऑक्सीजन बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज व्हाइल कार्बन बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जिस पर पार्शियल नेगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल और जिस पर पार्शियल पॉजिटिव वो इलेक्ट्रोफाइल, वी कैन से दैट कार्बन इज वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनिल कार्बन। दिस कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर ड्यू टू हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आज ये ध्यान में रखना है, पार्शियल पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। ये फुल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये फुल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव, दोनों में फर्क होता है। आगे हम बढ़ते हैं। ये बातें जितनी मैंने बताई हैं
एटलीस्ट आपको इतनी बातें आनी चाहिए। यहीं से हम एक और बात लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन, इट हैज द पार्शियल। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। हम इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की तरफ आ रहे हैं। दिस कार्बन हैविंग पार्शियल, सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। अब ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन। जब अटैक करेगा, अटैक से मेरी मुराद होती है कि न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इसके साथ कोई और भी पार्ट है, यह H है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये H जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। यूं आपके पास कार्बन और इधर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, और ये O और फिर ये H अटैच हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होता है इसमें, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें दे रहे होते हैं। अब मैं रिएक्टिविटी की तरफ बढ़ता हूं। मैं एक दो बातें आपको समझाऊंगा। अगर वो बात आपके पल्ले पड़ जाती है ना, तो मैं समझूंगा कि मेरी ये बात जो है ना, मैंने अपना हक अदा कर दिया, अगर आपको बात समझ आ जाती। और वो क्या है, ये आपके पास कार्बन कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन है। अब क्या ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव? इसका इन्हिसार सिर्फ एक बात पर है, और वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल को कितना इनवाइट करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल इस पर फास्ट अटैक करता है, इसका मतलब है दिस कार्बन कंपाउंड इज वेरी रिएक्टिव। यानी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन कंपाउंड ये डिपेंड करती है कि न्यूक्लियोफाइल इस पर कितना तेजी से अटैक करता है। अब मैं दो बातें आपको समझाऊंगा, यानी दो आप अगर टर्मिनोलॉजी याद रखें तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है? पहली टर्मिनोलॉजी है नंबर वन साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ये पहली बात। देखो, अगर आप एल्डिहाइड की बात करते हैं, इधर हाइड्रोजन है और इधर कोई आर ग्रुप। मैंने कहा ना, ये आर जो है ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये इराइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर आर हाइड्रोजन होगा तो ये मेथनॉल होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा। इसी तरह अगर आप कीटोन की बात करते हो तो इधर भी आर है, इधर भी आर है। मैंने लफ्ज क्या कहा? साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मैं किसे कह रहा हूं? ये वाले जो ग्रुप्स यहां पे आते हैं ना, यानी वो ग्रुप्स जो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हैं, बॉन्डेड हैं, इन ग्रुप्स को मैं कहता हूं सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब है इनका साइज रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन कंपाउंड उसको अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है स्टूडेंट? अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है इस पार्शियली पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक में अगर ये सब्स्टिट्यूएंट रुकावट डालेंगे, रुकावट हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, तो अगर हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक स्लो होगा। वो जो हिंड्रेंस है उसे मैं कहता हूं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब है अगर सब्स्टिट्यूएंट का साइज बड़ा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुश्किल होगा। और मुश्किल होने का मतलब है इसकी रिएक्टिविटी तब ही ज्यादा होगी अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक फैसिलिटेट होगा। मैं एक बात करता हूं, मैं कहूंगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस, एसएच कर रहा हूं, एंटीटेस कहता है शॉर्ट चीजें यूज करें। स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ये याद रखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जितनी सब्स्टिट्यूएंट का साइज बढ़ता जाएगा, जितना सब्स्टिट्यूएंट, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, सबसे छोटा है, बिल्कुल ना होने के बराबर, स्मॉलेस्ट एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब है कि एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूएंट, उसका साइज वेरी कर सकता है। लेकिन अगर आप बात करो कीटोन्स की, तो दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप है। मैं कहना यह चाहता हूं कि कीटोन्स में साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बढ़ने की वजह से
स्टेरिक हिंडर्स बढ़ती है और स्टेरिक हिंडर्स के बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी कम होती है। मैं आपसे एक ना बात करता हूं, जरा मुझे आपने बताना है, अगर आपको ये मेरी बात समझ में आई है ना तो मुझे आंसर करो। मेरे पास ना ये है मेथनॉल, मैं ना फॉर्मल्डिहाइड नहीं कहूंगा, मैं मेथनॉल कहूंगा, क्योंकि पीएमसी कहता है, एंटीटेस्ट कहता है कि हमने आयोपिकल नेम को डिस्कस करना है, तो मैं इसे कहूंगा मेथनॉल। फॉर्मल्डिहाइड नहीं, आपकी जबानों में ना फॉर्मल्डिहाइड चढ़ चुका है, हम मेथनॉल आएंगे, हम एथनॉल आएंगे। तो ये आपके पास आ गया मेथनॉल। एक और मैं ले लेता हूं, सी डबल बॉन्ड और यहां पे H और यहां पे CH3 आ गया। बेटा जी दिस वन इज द एथनॉल, आई मीन एसिटाल्डिहाइड। मैं एक और लेता हूं, C डबल बॉन्ड और यहां पे मैं H और यहां मैं बेंजीन को लेता हूं। व्हाट इज दिस? दिस वन इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब ये तीनों की तीनों ना, ये तीनों की तीनों अल्डिहाइड्स है। मैं ना साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूं, बस स्टेरिक हिंडर्स का कॉन्सेप्ट आपको याद करवाना चाहता हूं। अच्छा, अब इसमें बात वाला क्या बनी? बात ये बनी कि इसमें साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम है, इसमें साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ गया, इसमें साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और बढ़ गया। इसका मतलब है अगर साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बढ़ेगा, स्टेरिक हिंडर्स बढ़ेगी, स्टेरिक हिंडर्स बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब है इन तीनों अल्डिहाइड में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेथनॉल, उससे कम रिएक्टिव एथनॉल, उससे कम रिएक्टिव बेंजल्डिहाइड। अब यहां तक जो मैंने बातें की ना, दो की है। पहली बात, अगर आप साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो फॉर्मल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स आर मोर एक्टिव देन कीटोन्स। अगर आप साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में देखें, एल्डिहाइड्स आर मोर एक्टिव देन कीटोन्स। और अमंग एल्डिहाइड्स देखें, अमंग एल्डिहाइड्स, तो अमंग एल्डिहाइड्स आप देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, मेथनॉल इज मोस्ट एक्टिव एल्डिहाइड, उसके बाद एथनॉल। और जैसे 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 अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है रिएक्टिविटी कम होती है। और ये तो एरोमेटिक एल्डिहाइड आ गया, बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्टिविटी और कम होगी। दूसरा फैक्टर जो है ना नंबर 2 पे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मैं ना पहले, मैं कतन आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको चीजें याद सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने चीजों को रट्टा नहीं लगाना, सीखना है, सीखना है। कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्टिविटी, ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। ये एंटीटेस्ट है, ये कोई एफएससी तो है ही नहीं। आपने चीजों को सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहना क्या चाहता हूं, देखो मेरे पास ना ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, कार्बोनिल ग्रुप, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। मैंने भी आपको एक बात की है, मैंने कहा कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है, इसने यहां पे, ये न्यूक्लियोफाइल, इसने यहां अटैक करना होता है। जितना ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट करेगा, उतना ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब होता भला क्या है, होता क्या है, होता ये है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जिसे मैं कहता हूं इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर। मैं आज ये दो लफ्ज मानिए कि है पॉजिटिव चार्ज, मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैं कहूंगा इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये दो टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। अगर कार्बन पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी, या इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब वो उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट होगा, उतना ये, यानी जितना, मुख्तसर क्या बात हुई, जितना कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उतना वो कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा। अब होता बड़ा क्या है, यहां पे हाइड्रोजन आ गया, यहां पे अल्काइल ग्रुप आ गया इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, और इन केस ऑफ कीटोन्स इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल या इराइल ग्रुप। अब ना अल्काइल ग्रुप के बारे में जानना, अल्काइल ग्रुप के बारे में मैं कहूंगा कि अल्काइल ग्रुप जो है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी। ये अल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इट डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ
कार्बन, अगर यहां अल्काइल ग्रुप लगे होंगे वो इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कम होगा, आई मीन पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगा। अगर इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कम होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितने अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप यहां लगे होंगे, अल्काइल ग्रुप की बात करो, एराइल को छोड़ो, अभी अल्काइल ग्रुप की ज्यादा होंगे, इसका मतलब है इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब अगर आप अल्डिहाइड की बात करें, अल्डिहाइड में एटलीस्ट एक तरफ तो हाइड्रोजन है, अरे हाइड्रोजन तो ईडीजी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर आप कीटोन्स की बात करें तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब वो अल्काइल ग्रुप इसके इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को कम करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कम होने की वजह से इसकी जो है रिएक्टिविटी भी कम हो। अल-मुख्तसर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि अल्डिहाइड्स, अब मैं दोनों बातों को यकजा करता हूं, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, और अमंग एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड इज हाईली रिएक्टिव। स्टूडेंट, ये था मेरे पास रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे। मैं आपके साथ कार्बोनिल कंपाउंड के 3 मेजर रिएक्शन डिस्कस करूंगा। एक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इसके बाद हम रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बन, फिर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस उनकी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। पहले बात को समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, अभी मैं कुछ देर पहले भी समझाया, ये आपके पास रीएजेंट है, इसे कहते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड सीसी। कार्बन कंपाउंड को मैं कहूंगा दिस वन इज सबस्ट्रेट, ये टर्मिनोलॉजी ज़हन में रखा करो। और ये वाला जो है दिस वन इज द रीएजेंट जिसको हमने इसमें ऐड करवाना। ये जो रीएजेंट है ना, दिस रीएजेंट में बी HCN, दिस रीएजेंट में बी सोडियम NaHSO3, दिस रीएजेंट में बी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ये इनमें से कोई हो सकता है। अब इसका ये वाला हिस्सा, दिस वन इज द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, पार्शियल नेगेटिव, दिस पार्ट इज द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। अब हमने इस रिएजेंट को इस सबस्ट्रेट में कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड करना है। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आता है ना तो बात यहां पे खत्म हो जाती है। आप चीज को कर, प्रॉब्लम ये है कि इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है वो कितना हाईली स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये जो रिएजेंट है इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आप किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करते ना, तो अगर आप इनका रिएक्शन करवाते हैं ना, वो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, दैट नीड्स सेवरल आवर टू कंप्लीट, कई घंटे लगेगा मुकम्मल। यानी आप ना एसिटाल्डिहाइड का HCN से रिएक्शन करवा दें, बेस यूज ना करें, आप एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड का या एसीटोन का सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवा दें, कोई कैटलिस्ट यूज ना करे, रिएक्शन को मुकम्मल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों टाइम? इसलिए कि ये रिएजेंट इसमें आसानी से ऐड ही नहीं हो रहा। क्यों ऐड नहीं हो रहा? उसके 2 प्रॉब्लम है, या तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर वीक है या इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर वीक है। तो हम करना क्या चाहते हैं, दोनों में से कोई एक काम कर लो, या इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इनहेंस कर लो या इस रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इनहेंस करो। मैं कैसे करूं इनहेंस? आप उसके लिए बेस कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, या आप बेस कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे या एसिड कैटलिस्ट। अब बड़ी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात, और वो क्या, जब आप बेस कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, बेस कैटलिस्ट क्या करता है, बेस कैटलिस्ट इस रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इनहेंस करता है। पहले सुन लो, बेस कैटलिस्ट मैंने क्या कहा कि बेस कैटलिस्ट increases the nucleophilic character of attacking कह लो या attacking reagent। पहले ना जरूरत को समझा करो कि ये बात क्यों की जा रही है। जरूरत मैंने बता दी, ताकि जरूरत यह है कि हम रिएक्शन को स्पीड अप करना चाहते हैं। और फिर मैंने कहा कि या कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ाओ या रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को। तो बेस क्या करता है, बेस
इस पे वर्क नहीं करता, बेस रीएजेंट पे वर्क करता है और बेस रीएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? कैसे होता यह है कि जब बेस का इस्तेमाल करते हैं, बेस OH नेगेटिव, दिस वन इज द बेस कैटलिस्ट, ये इससे जाके H ले लेगा। जब H इधर आएगा तो ये इस पे नेगेटिव, पहले पार्शियल नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से, अब इस पर करके आ गया फुल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव वीक न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर, फुल नेगेटिव चार्ज यूनिट नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर। अब ये न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इतना बढ़ गया कि अब ये आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर किसने बढ़ाया? बेस का OH नेगेटिव ने। दूसरी एक और भी बात है और वो है, आप रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को ना बढ़ाओ, आप सबस्टेट के इलेक्ट्रोफिलिक पार्शियल पॉजिटिव इसको फुल पॉजिटिव कर दो। वो मैं कैसे करूं? उसके लिए आप क्या करेंगे? यू विल यूज द एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट क्या करता है? मैं यही सेंटेंस इधर भी लिखूंगा, मैं कहूंगा एसिड कैटलिस्ट, एन एसिड कैटलिस्ट, कैटलिस्ट increases the electrophilic character of कार्बोनिल कार्बन, उसको अब कैसे इंक्रीज करता है? देखो एसिड कैटलिस्ट क्या होता है? H पॉजिटिव, ये एसिड कैटलिस्ट है, ये जाएगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, अब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव नहीं फुल पॉजिटिव आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इनहेंस कर जाएगा। दो तरह के रिएक्शन हम पढ़ेंगे बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, मैं 6 रिएक्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, मैं 3 एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेस कैटालाइज्ड एंड फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ HCl। चंद बातें HCl के बारे में। स्टूडेंट, HCl के 2 नाम हैं। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोजन सायानाइड, HCl को हम एक और भी नाम, इसे कहते हैं हाइड्रोसायानिक एसिड। दोनों में से जो मर्जी नाम ले, इट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस, यानी यू में से दिस इज हाईली टॉक्सिक। ये माइल्ड एसिडिक होता है, HCl है माइल्ड एसिडिक, और ये लिक्विड है। लेकिन मैं लिक्विड पे एतराज है मेरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 26 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरा एतराज ये है कि दिस बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू रूम टेम्परेचर, 25 है रूम टेम्परेचर। इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर पर 25 रूम टेम्परेचर, तो ये ना ज्यादातर वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेपर्स की फॉर्म में। और जब आपने इसको यूज करना होता है ना, तो आप इसको प्योर फॉर्म में नहीं लेते। जब आपने इसको यूज करना है, HCl यूज करना है, तो आप काम क्या करोगे? आप सोडियम सायानाइड लोगे, उसका मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे और ये प्रोड्यूस होगा। यानी एक हम टर्म यूज करते हैं ना कि आप इसको यूज्ड इन सिटू, यानी एट द स्पॉट आप इसको इस्तेमाल करें। अब जरा ना एडिशन ऑफ HCl के बारे में। एडिशन ऑफ HCl, दिस वन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ, this one is the adding reagent, you कहते हैं adding reagent, this HCl is the adding reagent, this one is the carbonyl compound, CC carbonyl compound। अब ऐड हुआ, मेरे पास जो प्रोडक्ट बना उसकी तरफ आओ। प्रोडक्ट ये बना मेरे पास स्टूडेंट, इधर मैं लूंगा OH, इधर मैं लूंगा साइनाइड, इसका नाम है CYANOHYDRIN, साइनोहाइड्रन। इसका मतलब हुआ कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड में HCl ऐड करेंगे, वी विल हैव द साइनोहाइड्रन। अब कौन सा साइनोहाइड्रन बनेगा? इट डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा कार्बन कंपाउंड लेते हैं। अगर आप इधर H ले लें, इधर H ले लें, इधर H ले लें, दिस इज मेथानल, फॉर्मेल्डिहाइड मेथानल, आपके पास इधर H, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रन, मेथानल साइनोहाइड्रन। आप एक और काम करें, आप इधर CH3 ले लें, नाउ दिस इज एसीटोन, एथानल, मैं इसको एथानल कहूंगा, आपको याद करवाऊंगा, दिस इज एथानल। इसमें ऐड करें, यहां CH3 आएगा, बाकी में कोई चीज नहीं ला रहा। नाउ दिस इज एथानल या एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रन। आप यहां भी CH3 ले लो, नाउ दिस इज प्रोपानोन, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। तो फिर आपके पास यहां भी CH3 आएगा, दैट यू विल हैव द
एसीटोन साइनोहाइड्रेट। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको याद करवाऊं। अब नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, आपने इसकी ये जो आपने लिया ना प्रोडक्ट, ये वाला साइनोहाइड, आपने साइनोहाइड्रन की एसिड हाइड्रोलिसिस करवानी है। वो कैसे मैं करवाऊं, आपने साइनोहाइड्रन का वाटर से रिएक्शन करवाएं, H2O प्लस H2SO4, इसका इनसे, इसको हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, मैं केमिस्ट्री में दो बातें करता हूं, या तो मैं ये इस तरह लिखूं, ये FSC है, मैं नहीं इसको लिखना चाहता, मैं आपको कहता हूं नहीं एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, या तो मैं ये लिख दूं, नहीं तो मैं फिर इसके ऊपर लिख दूं एसिड हाइड्रोलिसिस। मैं एंटीटेस्ट की बात करता हूं, मैं एसिड हाइड्रोलिसिस भी नहीं लिखता, मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं, मैं सिंपली लिखूंगा H3O+। जब मैं H3O+ लिखता हूं इसका मतलब है एसिड हाइड्रोलिसिस। जब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो है बेटा जी CH3CH3CHOH। पहले बात को समझो, मैं गहराई में जाऊंगा, मैं आपको सारी बातें समझाए बगैर आगे तो जा नहीं सकता। ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट के दो नाम है, हमने इसको याद करना है। दिस वन इज लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड, ओके। दूसरा क्या नाम है, दूसरा इसका जो नाम है वो अयोपिक है, ये अल्फा, अल्फा पे OH, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। अब जरा सुनना बात को, आपके पास एथेनॉल था, एसिटाल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड का इससे रिएक्शन साइनोहाइड्रल, उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस, आपके पास ये बना। अब पहली बात, इसमें कार्बन कितने, इसमें कार्बन हैं 2, एथेनॉल में एसिटाइल 2 कार्बन है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसमें कार्बन कितने हैं 3, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 इसमें बने। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें एक कार्बन एटम बढ़ जाता है। एक और बड़ी खूबसूरत बात बेटा जी, जब आप यहां से यहां पे आए ना तो आपने एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई। दो खास बातें जो मैं यहां समझाऊंगा उसको समझाए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। पहली बात, इसका अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे ना तो इसका मैकेनिज्म हमें बताता है कि जब आप साइनोहाइड्रन की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन इसके इंटरमीडिएट अमाइड फॉर्मेशन होती है। क्या मैंने कहा, ये MCQ है। साइनोहाइड्रन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते तक एक बीच में इंटरमीडिएट आता है एंड दैट इंटरमीडिएट इज अमाइड फॉर्मेशन होती है। ये बात ध्यान में रखती है। अब जरा ना एंटीटेस्ट आ जाओ, प्योर एंटीटेस्ट। साइनाइड ग्रुप, दो नाम इसके मैं लूंगा, इसे मैं कहता हूं कि दिस इज साइनाइड ग्रुप। मैं अयोपिकली से कहता हूं नहीं, दिस इज नाइट्राइल ग्रुप। बेटा जी मैं इसकी ना एसिड हाइड्रोलिसिस करवाता हूं। मैंने क्या बोला, मैं इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस, मैं H3O ये लिख देता हूं, तो ये मेरे पास है एसिड H3O+। इसे मैं क्या बोल रहा हूं, इसे मैं बोल रहा हूं एसिड हाइड्रोलिसिस। अच्छा, जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाता हूं तो मेरे पास इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप और साथ अमोनियम आयन भी बनता है NH4+। ये तो बात एंटीटेस्ट क्या कहता है, जब साइनाइड ग्रुप की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो दिस साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां भी ऐसा हुआ है। आप कहेंगे यहां ऐसा उसका कोई नहीं हुआ है, आप समझे नहीं है। मैं ना ये जो लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये मेरे पास है, इसको मैं लिख रहा हूं CH3, दिस वन CH3, आगे CH कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऊपर OH, दिस वन इज OH, और आगे CN। ये जो मैंने लिखा है इसको सीधा करके मैंने ये लिखी, दिस इज एथेनॉल साइनोहाइड्रन। अब आपने क्या करवाई, इसकी करवाई एसिड हाइड्रोलिसिस। बेटा जी जरा गौर करना, इज देयर एनी चेंज, ये आपके पास और ये आपके पास, क्या इन दोनों में CH3 CH3 CH CH OH OH क्या चेंज है? नो चेंज। क्या हुई, इस साइनाइड ग्रुप की जगह पे यहां पे क्या आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें साइनाइड ग्रुप होगा, जब आप उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यू विल हैव द, बड़ी खूबसूरत बात है, इस एसिड हाइड्रोलिसिस के दौरान साइनाइड कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हुआ, OH ग्रुप
रिमेन्स अनअफेक्टेड, उसको कुछ नहीं हुआ। अच्छा दूसरी तरफ आओ, अब आ जाओ साइनाइड ग्रुप की मैं रिडक्शन करवाता हूं। रिडक्शन में मैं क्या करता हूं, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं ना 4 नेसेंट हाइड्रोजन लेता हूं, जब मैं इसको ऐड करवाऊंगा तो ये मेरे पास CH2NH2 बनेगा। इसे हम कहते हैं अमाइन। इसे मैंने क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह लो। सुनो बात, जब हम नाइट्राइल ग्रुप हाइड्रोलिसिस करवाएं, एसिड हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना। जब हम नाइट्राइल ग्रुप इसकी रिडक्शन करवाएं, अमाइन बना। कैसे अमाइन बना? देखो, यू हैव द 4 नेसेंट हाइड्रोजन, आउट ऑफ 4 2 नेसेंट हाइड्रोजन एडेड विद द कार्बन, तो CH2 बन गया। द रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन दैट विल एडेड विद द नाइट्रोजन एंड वी हैव द NH2। addition of hydrogen that is called the reduction, and the reduction of cyanide group gives us the amine, NH2 amine देता है, अमाइनो हमें देता है। ये मेरे पास बातें थी addition of hydrogen cyanide। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं addition of NaHSO3। व्हाट इज द NaHSO3? मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं स्टूडेंट। मैं अगर लिखूं SO4 2 माइनस, मैं लिखता हूं SO3 2 माइनस, मैं लिखता हूं S2 माइनस, मैं लिखता हूं S2O3 2 माइनस। ये 4 चीजें मैंने लिखी है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड, बताओ भला इसको क्या कहते हैं? दिस वन इज कॉल्ड सल्फेटाइन, दिस वन इज कॉल्ड सल्फाइटाइन, दिस वन इज कॉल्ड सल्फाइड सल्फाइड, दिस वन इज कॉल्ड थायोसल्फेट। ये आना चाहिए आपको, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट। अब आप इन सब के साथ H लगाते जाओ, इधर H, ये फिर 1 माइनस होगा, इधर H, ये 1 माइनस होगा, और इसी तरह आप नीचे भी लगाते जाओ। जब आप साथ H लगा देंगे, अब आप दो में से कोई एक टर्म यूज कर लें। नाउ दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड। हमारे पास यहां पे है HSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड कह लो। अब यहां सोडियम आ गया, नाउ दिस इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हमने इसको ऐड करना है, यानी अब मेरे पास इधर क्या है, मेरे पास है मैं इसको इसके ऊपर ही लिख देता हूं टाइम सेव करने के लिए, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। आपने ना सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना होता है, और आप यहां पे कोई भी कार्बन कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक ले लें, आपके पास प्रोडक्ट बने, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बेटा जी ये बनेगा कार्बन, ये वाला। वो अप्रोच जो आपने पीछे साइनोहाइड्रन में लिया ना, साइनोहाइड्रन में भी हमने यहां पे OH लिखा है, यहां भी OH लिखो। हाँ, साइनोहाइड्रन में यहां पे हमने CN लिखा था, यहां पे आप SO3Na ये लिखेंगे, ये आप लिखेंगे। अब 2 बातें जो मैं यहां आपके गोश गुजार करूंगा। अगर यहां मैं H लेता हूं, दिस इज मैथानल फॉर्मेल्डिहाइड, यहां H आएगा, यहां H आएगा, ये आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बना। मैं यहां CH3 लेता हूं, नाउ दिस इज एथानल, आई मीन एसिटल्डिहाइड, यहां भी CH3 कर दो। अब एक और काम करो, इसका मतलब है पहली बात कि तमाम अल्डिहाइड, ये पहला पॉइंट है, ऑल अल्डिहाइड रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड गिव दिस एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट क्या है, इसको अभी हम देखते हैं। क्या तमाम कीटोन भी इसके साथ रिएक्शन देते हैं? आंसर है नो, नहीं, तमाम कीटोन रिएक्शन नहीं देते। कौन से कीटोन देते हैं? कीटोन देते हैं इसके साथ समाल मिथाइल कीटोन्स। दो अल्फाज है, मिथाइल कीटोन, फिर आगे कह दिया समाल। मिथाइल कीटोन मीन ये एक तरफ मिथाइल ग्रुप मस्ट, अगर कीटोन में एक तरफ मिथाइल ग्रुप, वो मिथाइल कीटोन। समाल का मतलब है कि दूसरी तरफ जो आपने अल्काइल ग्रुप लेना है ना, वो भी कोई बड़े साइज का ना हो, मैक्सिमम
वो मिथाइल हो या इथाइल हो, उससे बड़े साइज का नहीं होना चाहिए। क्या वजह क्या बन रही है? एल्डिहाइड तो सारे इसके साथ रिएक्शन करते हैं, कीटोन्स में आके हमने पाबंदी लगा दी कि सारे कीटोन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ स्मॉल मिथाइल। वजह क्या हम जानना चाहते हैं बेटा जी? हमें इसमें ना साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखना पड़ेगा। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल, उसका साइज SO3 SO2, चले मैं यूं लिख देता हूं, SO2ONA प्लस माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल। ये है न्यूक्लियोफाइल जिसने यहां आके अटैक करना होता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर। अब ये न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी एक बल्की साइज का है, लिहाजा यहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल समान साइज के होंगे, फिर ही ये इसके अटैक को फैसिलिटेट करेंगे। और अगर यहां पे अल्काइल ग्रुप बड़े साइज के होते जाएंगे, फिर ये लार्ज साइज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक नहीं कर सकेगा। एल्डिहाइड तो सारे देते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन होता है और स्मॉल साइज होने की वजह से वो हाइड्रोजन जो है वो इसके अटैक को फैसिलिटेट करता है। लेकिन कीटोन की सूरत में अल्काइल ग्रुप के दोनों तरफ आ जाने की वजह से अब यहां मसला पैदा होता है। अब वही कीटोन इसको अलाउ करेगा जिसके अल्काइल ग्रुप का साइज छोटा होगा, और वो हमने कह दिया एक तरह मिथाइल ले लो, इजाजत है, लेकिन दूसरा जो है दैट अल्काइल ग्रुप मस्ट बी स्मॉल, और स्मॉल कौन सा हो सकता है? या मिथाइल होगा या इथाइल होगा। एक और पॉइंट, और वो क्या? ये जो बॉन्ड बनाना, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बॉन्ड बनाना यहां पे, ये कार्बन और सल्फर का बॉन्ड बना है, कार्बन और ऑक्सीजन का। मैंने ये नहीं लिखा कि ओ कार्बन को ओ के साथ नहीं, कार्बन सल्फर के साथ। क्यों कार्बन सल्फर बॉन्ड क्यों बन रहा है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा? वो तो हम ज्यादातर पढ़ते हैं बेटा जी। सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक इन कैरेक्टर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बजाय सल्फर का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इसमें जिसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिस एटम का, वही जाके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बात है। और अगला पॉइंट एक और, ये जो आपके पास प्रोडक्ट में, जैसे मैं एडिशन प्रोडक्ट कहता हूं, दीज आर व्हाइट PPT, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब मैं अक्सर आपसे कहता हूं, अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन का कलर चेंज हो, कोई गैस इवॉल्व हो, प्रेसिपिटेट बने, दैट रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स को किसी और कंपाउंड से या क्लास ऑफ कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक और भी बड़ी खूबसूरत बात, और वो क्या? जरा सुनना पॉइंट को। वो पॉइंट ये है, पहले हम मुद्दा उठाते हैं ना, हम जानना क्या चाहते हैं। मुद्दा ये है कि आपके पास ये एक बीकर है, मैं कहता हूं बेटा जी इसमें दो लिक्विड आपस में मिक्स हैं, एक एथानोल है, एथानोल, एक एथानल है। ये दोनों लिक्विड है, एथानोल अल्कोहल, एथानल एल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, दोनों मिक्स हैं, दोनों का मिक्सचर है, और भी इसमें कोई इंप्योरिटीज हो सकती। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस एसेटल्डिहाइड को इस मिक्सचर से सेपरेट करें, अलग करें। आप क्या करेंगे? आप इसमें सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। जो ही ऐड करेंगे ना, ये जो एथानल है वो इसके साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठते जाएंगे। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होंगे ये वाली चीज होगी। अब आप इसको फिल्टर कर लें, फिल्टर पेपर के ऊपर आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ये वाली चीज। तो एथेनॉल कहां पे है? हम तो उसको लेना चाहते हैं। हाँ, अब आप क्या करें? अब आप इसका रिएक्शन करवाएं, इसको हीट करें HCl के साथ। जो ही आप इसको HCl के साथ हीट करेंगे ना, ये इसके साथ मिलकर क्या बन गया? NaCl। यहां पे SO2 गैस निकल गई, ये H, ये वाटर भी, ये एक ऑक्सीजन ये लेके वाटर भी बन गया। यानी आपके पास क्या बना? NaCl भी बना, SO2 भी बना, वाटर भी बना, और बाकी आपके पास क्या बच गया? बाकी आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड H, आपके पास एथेनॉल बन गया। इसका मतलब हुआ आप एथेनॉल को नॉन कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन को, स्मॉल मिथाइल कीटोन एल्डिहाइड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से सेपरेट करना चाहते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं, तो आप इस मेथड की मदद से कर सकते हैं। स्टूडेंट आगे हमारे पास है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। बहुत ज्यादा आपने पढ़ा हुआ है, ग्रिग्नार रिएजेंट के रिएक्शंस में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, मैं सिर्फ आपको जस्ट रिवाइज करूंगा। RMGX, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार रिएजेंट। अल्काइल, मैग्नीशियम हेलाइड, दिस वन इज कॉल्ड ग्रिग्नार रिएजेंट। अब इसमें अगर आप इसका
फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएं, मैं कहूंगा मेथनल, यू विल हैव 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के बजाय किसी और एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएं, यू हैव 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आप कीटोन से R2CO, दिस वन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कीटोन्स, अगर कीटोन से रिएक्शन करवाएं, यू हैव 3 डिग्री अल्कोहल। स्टूडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो रिएक्शन, जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जान है ये दोनों। आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पढ़ा होता है, मैं तो यहां कुछ खास खास बातें करूंगा, कुछ पॉइंट रेज करूंगा, याद करवाने की कोशिश करूंगा। एफएससी में तो आप इसको ओवरऑल याद करें, एलटीएस में क्या करना है मैं सिर्फ वो बातें आपको समझाऊंगा। देखो, पहली बात, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड सीसी, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। और इधर आ जाओ, मैं कहूंगा कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें ना मेरी तरफ से जो आपको वार्निंग है, वो लफ्ज मैंने अल्फा हाइड्रोजन कहा, मैंने अल्फा कार्बन नहीं कहा। मैंने कहा वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कहते। ये एक बुनियादी फर्क आ गया। अब कौन से हैं जिनका, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, मैं इसे ना बार बार कह, एथेनॉल एसेटल्डिहाइड। दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन। इसके साथ दिस इज फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा। अब इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं, दीज हाइड्रोजन आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस एथेनॉल वो कार्बन कंपाउंड है विच हैव 3, हम तो एक कह रहे हैं, हम कहते हैं एटलीस्ट एक होना चाहिए, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सिमिलरली वी हैव द एसीटोन, C डबल बॉन्ड CH3, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है दिस वन इज आल्सो कार्बन कंपाउंड विच हैव द अल्फा हाइड्रोजन। अब दूसरी तरफ और भी आप ना चूज कर लीजिएगा ना। दूसरी तरफ ये मेरे पास आ गया HC डबल बॉन्ड H, this one is methanol, formaldehyde. Here we have the carbonyl group, here we have the functional group. लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप फर्दर किसी कार्बन से अटैच नहीं है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं, तो फिर अल्फा हाइड्रोजन कहां से आया? इट मींस दिस कार्बन कंपाउंड इट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह ये देखो, लुक एट दिस वन इज बेंजीन एंड वी हैव C डबल बॉन्ड OH, दिस इज बेंजल्डिहाइड। अच्छा, अब इस बेंजल्डिहाइड में देखूंगा ना, ये कार्बोनिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, दिस कार्बन इज अ पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग। अब ये जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे ना, आप देखेंगे कि ये अल्फा कार्बन किसी हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है। ये अल्फा कार्बन इधर एक कार्बन के साथ, इधर भी एक कार्बन के साथ, इधर एक कार्बन के साथ, और यहां पे डबल बॉन्ड वो क्रिएट हो जाता है, वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसका मतलब है बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इट विल डेफिनेटली अंडरगो कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये पहली बात होगी मुकम्मल। नंबर 2, दूसरी बात जो आपने याद रखनी है ना, वो है कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए वी नीड माइल्ड अल्कलाइन कंडीशंस। आई मीन वी नीड डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशन। ये जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशन। हियर वी नीड स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड बेसिक सॉल्यूशन। मसलन इधर देखो, हम यहां पे चाहते हैं कि वी शुड हैव 10% NaOH और 8% KOH, और इसके साथ ही साथ वी नीड RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। फेडरल बुक क्या कहती है? सोडियम बाइकार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे ये माइल्ड अल्कलाइन, डाइल्यूट अल्कलाइन बेसिक सॉल्यूशन है, एंड यू शुड हैव दिस इन कोल्ड फॉर्म. हियर वी नीड 50% NaOH, we need 50% KOH. ये 10% वो 50%, ये डाइल्यूट वो कंसंट्रेट, ये 8% वो 50%, ये डाइल्यूट वो. इसका मतलब है केनिज़ेरो रिएक्शन के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशन, हियर वी नीड डाइल्यूट अल्कलाइन. एक और भी बात है वो याद रखना, यहां पे ना ये जो बेस है इट ओनली एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. यहां पे ये जो बेस है NaOH, दे नॉट ओनली एक्ट एज कैटलिस्ट बट दे आल्सो एक्ट एज रिएक्टेंट. ये रिएक्टेंट के तौर पर भी काम करते हैं, और ये जो बनने वाला जो एसिड है उसको सॉल्ट में भी कन्वर्ट करते हैं. तो चूंकि इसकी यहां पे दो तरह की जरूरतें हैं, लिहाजा वो कंसंट्रेटेड फॉर्म है. तीसरी बात, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन. रिएक्शन को मैं RX से लिखूंगा, टाइम नहीं इतना. कंडेंसेशन रिएक्शन, केनिज़ेरो रिएक्शन, बड़ी मादरत के साथ, इंतहाई मादरत के साथ. ये जो रिएक्शन है ना केनिज़ेरो, इसको फेडरल बोर्ड में ना कंडेंसेशन रिएक्शन का हेडिंग दे के ना उसके नीचे इसको और इस दोनों को अकोमोडेट किया गया. यानी फेडरल बोर्ड की बुक कहती है कि केनिज़ेरो रिएक्शन इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन. हम मान लेते हैं. मैं यहां पे कहूंगा नहीं, दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, आप जानते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. हम इसको ये कहते हैं, यानी एक ही मॉलिक्यूल सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो, वो ही रिड्यूस भी हो साइमल्टेनियसली, उसे हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. दो बड़ी खूबसूरत बातें. मैं ना अल्डोल कंडेंसेशन की कुछ टाइप्स आपको बताना चाहता हूं. पहली बात, मैं यहां ना शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आई एम सॉरी, मैं पूरे रिएक्शन नहीं लिख सकता. वो रिएक्शन आप खुद बुक से देखिएगा. मैंने लिया, मैं पहली बात जो बताऊंगा, मैं एल्डिहाइड ले रहा हूं. एल्डिहाइड्स मैंने कौन से एल्डिहाइड ले रहे हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है. मैं पहला काम करता हूं, मैं दोनों एल्डिहाइड एक जैसे लेता हूं. मैं ये एथेनॉल लेता हूं. मैं लिखूंगा सिर्फ एथेनॉल, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, टाइम नहीं है. मैं एक और एथेनॉल का, दो एसेटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए एथेनॉल के, और मैं यहां पंजाब को फॉलो कर रहता हूं, रिवर्सिबिलिटी शो कर देता हूं, डाइल्यूट NaOH लिख देता हूं. फेडरल कहता है रिवर्सिबल, मैं जो छोड़े इन बातों को. अच्छा, ये मेरे पास अब प्रोडक्ट क्या बना? मैं प्रोडक्ट को सिंपल सा लिखूंगा. मैं लिखूंगा आपके पास C डबल बॉन्ड O H, इधर और इधर मैं OH लिख देता हूं, और इधर कार्बन वगैरह वो लगा देता हूं. ये प्रोडक्ट बना. अब मैं इसके डिटेल में मजीद नहीं जा रहा, प्लीज सिर्फ समझिएगा, मैं कोई FSC नहीं पढ़ा रहा, मैं एंटी टेस्ट की तरफ हूं. दिस वन इज eld, I mean this one is aldehyde group. This one is ol. The product is called aldol. अब इसका नाम लिख लेना कौन सा है. The product is called aldol. अच्छा, एक और बात, आपने दोनों एल्डिहाइड सेम लिए, एथेनॉल एसेटल्डिहाइड लिए. इसका मतलब है आपके पास जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें आप आइडेंटिकल एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं. और दूसरा, क्या हम डिफरेंट एल्डिहाइड भी ले सकते हैं? यानी एक एथेनॉल हो जाए, दूसरा प्रोपेनॉल हो जाए. आंसर है यस. आप सेम यानी आइडेंटिकल एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, दोनों एक जैसे. आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि दैट मस्ट हैव द अल्फा हाइड्रोजन. तो आप डिफरेंट भी ले सकते हैं. आप इधर एथेनॉल ले लो, इधर प्रोपेनॉल ले लो, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा. तीसरी बात, ये तो मैंने पहला पॉइंट किया. अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं. मैं कीटोन्स की बात करता हूं. कीटोन्स में मैं एक प्रोपेनॉल लेता हूं, दूसरा प्रोपेनॉल लेता हूं, यानी आइडेंटिकल कीटोन ले लेता हूं. मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट एक और चीज है. उसमें क्या बनेगा? उसमें इधर भी CH3 होगा. अब ये एल्ड नहीं है, ये तो कीट हो गया.
कीटोन हो गया ना, और ओल है, तो अब ये क्या बना, कीटोल। यानी अगर आपने दो कीटोन सेम लिए, एक जैसे लिए, या एक प्रोपानोल ले लो, एक ब्यूटानोल ले लो, डिफरेंट लिए, आपके पास कीटोल बनेगा, एल्डोल नहीं बनेगा। कीटोल क्यों? क्योंकि ये वाला ग्रुप बनेगा। तो फिर मैंने इसको कीटोल कंडेंसेशन क्यों नहीं कहा, मैंने एल्डोल कंडेंसेशन ही कह दिया। बात को जरा सुनना है, बात को जरा सुनना है बेटा जी। जब यहां पे एल्डिहाइड में एल्डोल बनता है ना, एल्डोल बनने की सूरत में प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा होती है, यानी रिएक्टेंट ज्यादातर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और कीटोल की सूरत में यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम है, इतनी कम है कि कीटोल 1% बनेगा और रिएक्टेंट 99%। आई मीन रिएक्टेंट ने, कीटोन्स ने कीटोल में कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया, बनते नहीं, बहुत कम। इसलिए कीटोल कंडेंसेशन को हम डिस्कस नहीं करते। तीन किस्म की एल्डोल कंडेंसेशन सुन लो, एल्डिहाइड आइडेंटिकल डिफरेंट, कीटोन्स आइडेंटिकल डिफरेंट, और तीसरी बात क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एक एल्डिहाइड ले लो, एक कीटोन ले लो, वो भी प्रोडक्ट दे देगा। ये आपने इसमें याद रखना। अब आओ केनिजर रिएक्शन, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत बातें। जरा देखना, मैं ये लेता हूं, मेरे पास है HC डबल बॉन्ड H, वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मेथनॉल, HC डबल बॉन्ड H। मेरी जबान से भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं हट रहा होता ना, मुझे भी बड़ा जोर जोर जेन में रखना पड़ता है कि मैंने मेथनॉल 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 बोलना है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बोलना, मैंने एथेनॉल बोलना है, मैंने एसेटल्डिहाइड नहीं बोलना। मैंने बच्चों को अयोपिक नेम्स पे लाना है, कॉमन नेम से हटाकर, क्योंकि डिमांड है आपके एंटीटेस्ट की। तो ये मैंने दो मॉलिक्यूल सेम है, दोनों मेथनॉल के हैं। इनका रिएक्शन किससे करवाया हमने? यहां पे 50% KOH ले लो या NaOH, दोनों बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे करवाया। अब प्रोडक्ट क्या बने? प्रोडक्ट दो बनते हैं बेटा जी, एक तो बनेगा CH3OH प्लस प्लस आपके पास बनेगा HCOONA। जरा सुनना, ये आपके पास अल्कोहल है, ये बना अल्कोहल, ये अल्कोहल है, और ये आपके पास सॉल्ट बना। एक्चुअली ना इससे पहले ना मैं जो समझाना चाहता हूं, इससे पहले ना एक्चुअली फॉर्मिक एसिड बनता है। ये फॉर्मिक एसिड, जब ये फॉर्मिक एसिड बनता है ना, ये फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, फिर ये सॉल्ट आपके पास बनता है। मैं तो इस फॉर्मिक एसिड को, मैं तो इस एसिड को ही समझाऊंगा। अब होता वाला क्या है, ये वाला जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल, इसको मैं कहता हूं दिस इज पहले तो मैं लिखूंगा ना फिर समझाऊंगा। इसे मैं कहता हूं दिस इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। और ये जो एसिड बना है, जो बाद में साल्ट बनता है, इसे मैं कहता हूं दिस इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। क्या मतलब रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट? दो मॉलिक्यूल है ना आपके पास, मेथनॉल के दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट होता है, ये रिड्यूस, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जब इसमें कन्वर्ट होता है तो यहां रिडक्शन होती है। कैसे जी, कैसे रिडक्शन हुई? देखो, इसमें एक कार्बन, इसमें एक कार्बन, इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन दो, लेकिन इसमें हाइड्रोजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है इससे इसमें कन्वर्ट होते वक्त 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां रिडक्शन हुई, और ये जो प्रोडक्ट बना इसे मैं क्या कहूंगा? रिड्यूस प्रोडक्ट, विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन। फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल वो इसमें कन्वर्ट होता है, ये ऑक्सीडाइज। ये कैसे ऑक्सीडाइज? देखो, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, इधर एक ऑक्सीजन, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब है जब आप इससे इसमें जाते हैं, एक ऑक्सीजन ऐड होता है, इजाफा होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है दिस वन इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो वो रिएक्शन जिसमें सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेट। अच्छा, हम इसको दूसरा मैंने क्या कहा? कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कंडेंसेशन वाला क्यों कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन होता है कि जिसमें 2 मॉलिक्यूल मिले, एक प्रोडक्ट बने विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल। वो स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, अल्कोहल भी हो सकता है। तो इस लिहाज से हम इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं।
लेकिन इसका खूबसूरत जो है वो क्या है, एक काम की बात, एक आपको तोहफा दे रहा हूं, जरा उसको सुनिएगा। स्टूडेंट, जो मैं खास बात आपको बताने जा रहा हूं, आपने क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन तो पढ़ा कि आप एक एल्डिहाइड ले लें, कीटोन ले लें, उनसे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्रॉस कैनिजल रिएक्शन भी होता है? यस। आप एक मेथनॉल ले लो, एक बेंजल्डिहाइड ले लो, दोनों का रिएक्शन करवाओ, आपके पास एक अल्कोहल बनेगा, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन। अच्छा, क्या बनते? एक आपके पास इस केस में ना, एक आपके पास बनेगा CH3OH और साथ आपके पास बनेगा सोडियम बेंजोएट, COONA, सोडियम बेंजोएट। ये बना, याद रख, क्या रखना है स्टूडेंट, इन दोनों में से इसने बनाया रेड्यूस्ड प्रोडक्ट, आई मीन इसने बनाया अल्कोहल, इसने बनाया ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, यानी इसने बनाया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम क्या समझेंगे, क्या ये याद रखना कि दोनों में से जो रिएक्टिव होता है, जो दो है ना, अब इन दोनों एल्डिहाइड में से देखो जो रिएक्टिव कौन है। जो रिएक्टिव होगा वो रिड्यूस प्रोडक्ट बनाएगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो सॉल्ट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव विल फॉर्म द रिड्यूस प्रोडक्ट, वो अल्कोहल बनाएगा। स्टूडेंट, हैलोफॉर्म रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। हैलोफॉर्म को हम लिखते हैं CHX3, ये हैलोफॉर्म है। हैलोफॉर्म है आपके पास CHF3, हैलोफॉर्म आपके पास है CHCl3, CHBr3 और हमारे काम का CHI3। ये अब इसमें दिस वन इज कॉल्ड फ्लोरोफॉर्म, दिस वन इज अ कलरलेस गैस, these are chloroform, bromoform, these are colorless liquids, and this one is bright yellow crystals। एक और भी बात बहुत कंफ्यूज करती है आप, ये वैसे तो हो गया ना, यानी हैलोफॉर्म को मैं किस सेंस में याद करूंगा, वो मैं रखूंगा आयोडोफॉर्म। मैं इनकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, CHI3 के आयोडोफॉर्म की मैं बात करूंगा, CHI3 की मैं बात करूंगा। अच्छा, आपको उसका ना यूपिक नेम भी आना चाहिए। 3 आयोडीन, ट्राई आयोडो और एक मीथेन, ट्राई आयोडो मीथेन। दीज आर ब्राइट येलो क्रिस्टल्स। जनरल रिएक्शन तो देखो, जनरल रिएक्शन ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस आयोडीन in the presence of NaOH। इसे हम कहते हैं alkaline iodine solution, and you will have CHI3। these are bright yellow PPT, ये bright yellow PPT plus RCOONA plus sodium iodide और वाटर साल्ट बनता है। ये मैंने एक जनरल सा रिएक्शन लिख दिया, बैलेंस करना वो आपका काम है। इसमें ये जो चीज है ना, ये वाला, ये रिएजेंट है। एक्चुअली ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, आपके पास NaIO बनता है। दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो फिर इसको ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट कर रहा है। और साथ फिर आपके पास ये बात, आगे बढ़ो ना, एंटीटेस्ट क्या कहता है? एंटीटेस्ट अब कहता है कि कौन से कार्बोनिल कार्बोनिल को साइड पे करो, कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मैं पहले कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूंगा। पहले मैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, CC एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहा हूं। कौन से एल्डिहाइड कीटोन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे? पहचान समझना, पहचान ये है कि आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ मेथल ग्रुप लगा होगा, कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा, दे विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये मेरी बात को याद रखना है। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप लगा होगा। अब बच्चे ना बातें मिक्स करते हैं। स्टूडेंट्स,
ये है मीथेन, ये है मिथाइल, ये है मिथाइलीन, ये है मिथाइन। इनको कंफ्यूज नहीं कर, मैं दोबारा बोल रहा हूं। मिथाइल, सॉरी मीथेन, मीथेन, मिथाइल, मिथाइल, मैं मेथल बोल देता हूं, मिथाइल, मिथाइलीन, मिथाइन। मैं लिख देता हूं, दिस इज मिथाइन, मिथाइन। तो मैंने क्या कहा, मैंने इनकी बात नहीं की, मैंने इसकी बात की है। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप लगा होगा, वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मैं 5 बातें याद करवाना चाहता हूं। पहली बात, अमंग एल्डिहाइड, अमंग एल्डिहाइड, पहला पॉइंट, 5 बातों में से पहली बात, अमंग एल्डिहाइड ओनली एसिटाल्डिहाइड विल गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। एसिटाल्डिहाइड, मैं उसे कहता हूं एथानल, मैं उसे कहता हूं एसेट एल्डिहाइड, और फार्मूला इसका क्या है, एच लगा दो, ये एसेट एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में से सिर्फ एक एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, सिर्फ एक, ओनली, ओनली एल्डिहाइड जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये पहली बात। नंबर 2, कीटोन्स के बारे में, तमाम मिथाइल कीटोन्स, हर वो कीटोन जिसके यहां पे इधर जो मर्जी आ जाए, यहां पे CH3 आ जाए, तो ऑल मिथाइल कीटोन्स, ये दे विल गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कितनी बातें होगी? 2। अब अल्कोहल की तरफ आ जाओ। अल्कोहल्स, 3 बातें मैंने अल्कोहल्स के बारे में कहनी। अल्कोहल्स, स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स भी याद रखना है कि OH ग्रुप एक कार्बन से अटैच है। ये कार्बन मैं आपको बड़ा याद कर पाता हूं, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। याद रखा करो, वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा उसे हम कहते हैं अल्फा। इसका एक और मीना, दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक कार्बन, अल्कोहलिक कार्बन। तो वो अल्कोहल जिसमें अल्फा या अल्कोहलिक कार्बन के साथ कम अज कम एक मेथल ग्रुप लगा होगा, दे विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब 1, 2, तीसरी मेरी बात, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, सिर्फ एक। हमारी इस गिवन कंडीशन पे सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल पूरा उतरता है, एंड दैट इज CH3 CH2OH। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, C2H5OH। मैं इसको कह सकता हूं दिस इज एथानोल, एथानोल। तो क्या मेथानोल, मिथाइल अल्कोहल, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, सिर्फ एक प्राइमरी। अच्छा, दूसरी बात, नंबर 4 पे, 5 बातों में से चौथी बात, स्कैंडी अल्कोहल की क्या पहचान है? बेटा जी सिर्फ एक लफ्ज, ये जो 2-एल्कानोल, दे गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। वो खुद तलाश करो, अब आप FSC के स्टूडेंट नहीं है। आखिरी मेरी बात, आज की आखिरी बात, मैं फिर लेक्चर वाइंड अप करता हूं। कोई टर्शियल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियल अल्कोहल, नो आयोडोफॉर्म टेस्ट। कोई भी टर्शियल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। ये मेरी बातें आपने ज़हन में बिठा। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मेरी कोशिश है कि मैं आपको पढ़ाऊं ना, मैं सिखाऊं। जितना कुछ मुझे आता है वो मैं आप तक कन्वे करूं। इल्म के फैलाने के सिलसिले में मैं आपसे हर दफ़ा कहता हूं, आप मेरी मदद करेंगे। एक दिए से दूसरा दिया, उससे अगला दिया। जब दिए को जलाते जाते हैं ना, तो पहले दिए की रोशनी में कमी नहीं आती। ये मेरी बातें, ये मेरा जो फिक्र है, ये मेरा जो नॉलेज है, ये जो मैं चीज़ें समझाता हूँ, ये दूसरों लोगों तक भी पहुँचाइएगा। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अल्लाह ताला आपके अमल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।